हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी टेट 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पेपर 2 साइंस अपर प्राइमरी के लिए। और आपके जो भी साथी पेपर 2 अपर प्राइमरी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए, ये वीडियो उनको शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। देखो, जब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो लाइट से अपना खाना बनाते हैं, तब वे जल और पानी को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होता है पानी का, ठीक है। उससे क्या निकलती है, O2 गैस रिलीज होती है। मतलब जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वह पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज से नहीं आती। तो जो प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल है। क्लियर। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिका में इसके थक्का बनने से रोकता है। द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स इज। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन तो नहीं करता ये काम, ठीक है। ये तो थ्रोम्बिन जो फाइब्रिनोजेन है ना, उसको फाइब्रिन में बदलता है, जिससे क्लोट बनता है। क्लियर। यह क्लोट बनाता है, रोकता नहीं है, इसीलिए जो ए है वो कट हो गया। ऑप्शन बी देखो, हिपेरिन। देखो ये क्या करता है, ये बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन 2 है, ठीक है। जो हिपेरिन है वो प्रिवेंट करता है क्लोटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स में। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो ही इसका सही जवाब है। अब ऑप्शन सी देखो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो एक ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाना है, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है हीमोग्लोबिन। इसका तो क्लोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी देखो, एंटीबॉडी। इसका काम है क्या, बॉडी को किससे बचाना, रोगों से बचाना, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एंटीबॉडी का काम क्या है, हमारे शरीर को रोगों से बचाना। तो जो ऑप्शन ए है और सी और डी ये तीनों रॉन्ग है, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। आइसलैट्स ऑफ लैंगरहैंस इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए देखो, अग्नाशय। यस, जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, आइसलेट्स है जो, वो कहाँ पाई जाती हैं, ये एक मतलब एक छोटे छोटे जो सेल्स होती है ना, उनके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और ये पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं। कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। जो इंसुलिन है वो रक्त में शुगर को कम करता है, और जो ग्लूकागोन है वो रक्त में शुगर को बढ़ाता है। क्लियर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वही हमारा राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन गलत है। देखो, लीवर भी रॉन्ग है, और हार्ट भी, और स्टमक भी। क्योंकि देखो, जो स्टमक है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, हार्ट है वो रक्त का पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, और जो लीवर है वो पित्त बनाता है, ठीक है। तो जो तीनों हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं, 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम्स आर केमिकली, देखो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो हमें एनर्जी देते हैं, वो एंजाइम नहीं होते, ठीक है। अब ऑप्शन बी देखो क्या है, अम्ल, एसिड। एसिड, कुछ एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, लेकिन वे खुद एसिड नहीं होते, तो ये भी रोंग, ये भी रोंग। अब सी देखो, प्रोटीन। यस, जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे शरीर में होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है ना उनको बढ़ाते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वही हमारा सही आंसर है। और रासायनिक रूप से ऑलमोस्ट जो एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं। क्लियर। अब जो लिपिड है, देखो लिपिड तो एक वसा पदार्थ है, ये एंजाइम नहीं है। क्लियर। तो जो हमारा क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसी पर एक डिटेल में वीडियो बना के डाल दूंगी, आप देख लेना। और आपके जो भी साथी यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी टेट 2026 के लिए साइंस का पूरा कंप्लीट आपको नोट्स, PDF और
पूरी जो PYQ सीरीज़ है, कंटेंट MCQs, मतलब पूरी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखो मैलिक एसिड। मैलिक एसिड तो फलों में पाया जाता है जैसे एप्पल में, लेकिन ये कोई विटामिन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी देखो एस्कॉर्बिक एसिड। यस, जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो क्या है, एक विटामिन भी है। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी, ठीक है। जो विटामिन सी है ना वो एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ऑप्शन थर्ड देखो क्या है, पोमिटिक एसिड। देखो यह तो एक फैटी एसिड है, ये विटामिन नहीं है। ऑप्शन डी देखो फोमिक एसिड। फोमिक एसिड तो चींटी के डंक में पाया जाता है, यह भी कोई विटामिन नहीं है। देखो ऑप्शंस को ना बहुत ध्यान से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन कभी भी पता होते हुए तुरंत एकदम टिक करके आगे मत बढ़ो, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट में क्या है ना, बच्चे एक एक नंबर के से रह जाते हैं बिल्कुल। तो थोड़ा ना बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखो, क्योंकि हमें सीधे सीधे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होगा। मैं कन्फ्यूजन वो क्लियर सीरीज भी लेकर आऊँगी यूपी टेट की, उसको भी आप पूरी को अच्छे से देखना। उसमें जो भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस होंगे ना, जिनसे बच्चों को साइंस में कन्फ्यूजन होता है, वो मैं सारे आपको कराऊंगी। लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना, उनका मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्योंकि ऑप्शंस से ना आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये देख लो आप, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। ऑप्शन ए पैराफिन वैक्स। देखो मैं पहले आपको ना थोड़ा समझाती हूँ। जो पेट्रोलियम है ना, उससे कई सारे पदार्थ मिलते हैं, क्लियर। उससे क्या क्या मिलता है पेट्रोलियम से, एक तो पेट्रोल मिलता है, दूसरा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है, ठीक है, और तीसरा पैराफिन वैक्स भी मिलता है, ठीक है। तो ये सभी पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेट्रोल। लेकिन जो कोक है ना, वो पेट्रोलियम से नहीं बल्कि कोयला से हमें प्राप्त होता है। यह कोयले के अपघटन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। तो इसने क्या पूछा है क्वेश्चन, कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो ऑप्शन जो 2 है वही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। उसमें आपको ऐसे बना के दे देंगे A, B, C, और फिर 1-2 ऑप्शन ऐसे दे देंगे कन्फ्यूजन वाले। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है जो आज के MCQs है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। एक धातु है मेटल, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती। अ मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई M। तो वो M क्या है, ठीक है, जो मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया कर काले रंग का यौगिक बनाती है, उस M की पहचान करो। देखो ऑप्शन 1 कॉपर। जो कॉपर है ना वो क्या है, लेस रिएक्टिव है देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो कॉपर है, इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स लाइक HCl। और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से मतलब कि कम क्या है, अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह पतले अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता, क्लियर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन A इज द राइट आंसर हियर। जो तांबा है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कैसे कलर का, काले कलर का, काला कॉपर ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन A है वही हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शंस देखो क्यों है गलत। जो मैग्नीशियम है और जो कैल्शियम है और जो सोडियम है, ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है और ये ऑक्सीजन इसके साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, क्लियर। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, रॉन्ग है, और ऑप्शन A है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। इन लैबोरेटरी एथिलीन एंड एसिटिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखो ऑप्शन A टोलेन अभिकर्मक, टोलेन रिएजेंट,
जो टोलेन रिएजेंट है ना के साथ यह प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर एसिटेल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिलाइड सॉरी, Ag2C2। तो इससे क्या होगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। और जो एथिलीन है C2H4 में ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इसीलिए टोलेन रिएजेंट से प्रतिक्रिया नहीं करता। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। अब बाकी ऑप्शन देखो गलत क्यों है। देखो जो KMnO4 है, KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों रंग हटाते हैं, डिफरेंस क्लियर नहीं होगा। और जो फेलिंग विलियन है ये क्या है, ये एल्डिहाइड की पहचान के लिए, एल्कीन और एल्काइन के लिए नहीं है ये। और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर का रंग हटाते हैं अनसैचुरेशन के कारण, इसीलिए ये भी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंग में 20 संपीड़न और 20 विरलन है, तरंग धैर्य होगा। द साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 compressions and 20 refraction in a 10 मीटर लेंथ, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो क्या है, वन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वन कॉम्प्रेशन और वन प्लस वन रेयरफेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 तो क्या है, कॉम्प्रेशन है और 20 रेयरफेक्शन है। तो मतलब टोटल वेवलेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई। टोटल वेवलेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई, क्योंकि हर वेवलेंथ में एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफेक्शन होता है। अब टोटल लेंथ दी हुई है इन्होंने 10 मीटर। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम इसमें, वेवलेंथ इक्वल्स टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर। देखो वेवलेंथ इक्वल्स टू टोटल लेंथ कितनी है, 10 अपॉन में 20, ठीक है। तो हमारा जो क्या आएगा, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर, जो कि इक्वल्स टू है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। देखो यूपी टेट में क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं, इनमें फॉर्मूलाज जो है वो याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यूनिट आपसे पूछ लेंगे वो आपसे कि इसकी यूनिट क्या है, और फॉर्मूला आपसे कई बार पूछ लेंगे। और देखो क्वेश्चन सीधा, अगर किसी के फॉर्मूला याद है तो उसने करके आराम से कर लोगे, अगर वो याद ही नहीं है तो फिर कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो PYQs है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे ना क्या करते हैं, PYQs की एक आती है बुक, वो परचेज कर लेते हैं, लेकिन उनमें क्या है, सीधा आंसर है लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना अच्छे से नहीं कर पाते खुद से करके, कई बार बोर भी फील करते हैं। और अगर आप एक वीडियो 10-15 मिनट लगा के अपनी देख लोगे तो कितना तुम्हारा टाइम भी बचेगा। और अगर मान लिया ज़्यादा टाइम भी लगा के आपने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए ना, तो आपकी ये परमानेंट लर्निंग में हेल्प करता है, आपकी कभी भूलोगे नहीं आप। तो इसलिए फॉर्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हर एक फैक्ट्स को रटो या याद करो, कैसे भी करो, समझो। लेकिन इसमें क्या है, रटना भी बहुत ज़रूरी है। यूपी टेट में बिना रटे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑथर्स नेम इतने आ जाएंगे ना, साइकोलॉजी में कई 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे कि ये डेफिनेशन किसने दी। अब कॉन्सेप्ट को तो आप समझ के कर लोगे, लेकिन जो डेफिनेशन है वो तो याद करनी ही पड़ेगी ना, रट्टा ही कहो उसको कि डेफिनेशन को बार बार करोगे तभी वो ध्यान रहेगी आपके, ट्रिक कर करके। चलो चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 4/3 एंड 3/2 क्रमशः जल तथा कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। देखो if 4/3 and 3/2 be respectively the absolute refractive index of water and glass, then the refractive index of glass relative to water is। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 4/3। क्लियर। और जो ग्लास का है वो क्या है, 3/2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। तो
देखो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे। कैसे, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, एक मिनट रुको, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको, तो जो हमारा इसका आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। इसका फॉर्मूला आप लिख लो, नोट कर लो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रह तार व्यवस्था में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर। ऑप्शन ए देखो ब्लैक, काला। ब्लैक तो एक न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल करंट को वापस सप्लाई की तरफ ले जाता है, ये अर्थ वायर नहीं है। क्लियर। अब ऑप्शन बी देखो, जो ग्रीन वायर है ना, ग्रीन वायर जो है वो अर्थ वायर का रंग ग्रीन ही होता है, और ये हमारा सही जवाब है। क्यों, क्योंकि ये सेफ्टी आइडेंटिफिकेशन, जो ग्रीन कलर है ना, वो वर्ल्ड वाइड सेफ्टी और ग्राउंडिंग को शो करता है। इलेक्ट्रिक वर्क करने वाला व्यक्ति तुरंत पहचान ले यह अर्थ ग्राउंड वायर है। क्लियर। तो जो हमारा अर्थ वायर का कलर होगा कैसा होगा, वो ग्रीन कलर होगा। अब ऑप्शन सी और 3 और 4 देखो, वाइट एंड रेड। वाइट कलर देखो स्टैंडर्ड हाउस इंडियन हाउस वायरिंग में अर्थ के लिए यूज नहीं होता, इसीलिए यह गलत है। और जो रेड वायर है वो एक रेड वायर कैसा वायर है, रेड वायर लाइव वायर होता है, करंट सप्लाई करती है, अर्थ वायर नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी देखो रिपीट हो चुका है, कल भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था और आज फिर है। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। ऑप्शन ए चार्ज, आवेश। देखो जो किरचॉफ करंट लॉ है ना, इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बाकी ऑप्शन गलत है, मोमेंटम भी नहीं है इसका आंसर। क्यों, क्योंकि यह एक मैकेनिक्स से संबंधित है, और जो मास है, द्रव्यमान है, यह रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, और जो ऊर्जा है वो भी नहीं है। क्लियर। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, चार्ज। किरचॉफ का जो नियम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, का धारा नियम किसके संरक्षण पर है, आवेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रेशम पालन क्या कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन करके रेशम उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। अब देखो सेरीकल्चर कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस का मतलब आप समझ लो, बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है सेरीकल्चर आ गया तो यही आएगा। देखो नेक्स्ट है क्या, पीसीकल्चर। पीसीकल्चर का मतलब होता है फिश की फार्मिंग। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, खेती, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। ऑप्शन 4 देखो एपीकल्चर, ये एक बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन। ठीक है। तो जो हमारे इन तीनों के मतलब है आपको समझ आ गया होगा, प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ ये पॉइंट्स, और ए हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य सभी जीव होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर। देखो ऑप्शन ए देखो सबसे पहले, मल्टी सेलुलर और प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। देखो जो ऑप्शन ए है ना वो गलत है। क्यों, कोई भी जीव मल्टी सेलुलर और प्रोकैरियोटिक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं ना वो जैसे मोनेरा वगैरह होते हैं, जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा कट हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, ये भी रोंग है, क्योंकि जो मोनेरा है ना वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की है, प्रोटिस्टा की नहीं है। ठीक है। अब ऑप्शन सी देखो, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक,
यह विशेषता तो किसकी है, इसमें आएंगे प्लांटी, एनिमेलिया और फंगी। क्लियर। लेकिन जो प्रोटिस्टा होते हैं ना वो मेनली यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वही इसका राइट आंसर है। देखो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। जो प्रोटिस्टा जगत है ना उसके जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। और मोनेरा ऐसे आप करके याद कर लो, मोनेरा यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ऑप्शन ए देखो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो देखो ये तो एक जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ना उसमें मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन ए कट हो गया हमारा। अब ऑप्शन 2 देखो प्लास्टोसाइनिन, ये भी एक फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखो जेंथोफिल। जेंथोफिल तो किस में पाया जाता है बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जेंथोफिल पाया जाता है पत्तियों में पाया जाने वाला पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब आए ऑप्शन 4 पे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर, फाइटोक्रोम। देखो जो फाइटोक्रोम होते हैं ना वो एक प्रकाश संवेदी वर्णक होते हैं। ठीक है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं जो रेड लाइट के प्रभाव से सीड जर्मिनेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यही हमारा इसका सही जवाब है। बाकी सारे के सारे तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन, द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद द अदर बोन इज कॉल्ड। देखो जो ऑप्शन ए देखो क्या है, एपिथेलियम। यह शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों को ढकने वाला ऊतक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखो कार्टिलेज, उपास्थि। यह एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो जोड्स होते हैं ना हड्डियों के बीच में जो बोन्स के, उनको कुशन का काम करता है, हड्डी को हड्डी से सीधा नहीं जोड़ता। तो 2 भी इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन सी देखो लिगामेंट्स। यस, लिगामेंट्स जो होता है उसको स्नायु बंधन भी कहते हैं, ये लिखा हुआ देखो हिंदी में भी। ये क्या है, ये एक मतलब एक मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो किससे, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। आप ऐसे याद करो इसको कि जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। क्लियर। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो वसामय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। देखो ये तो एक फैट का संग्रह करने वाला ऊतक है। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि मसल टू बोन, ये कौन सा टिश्यू है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इन दोनों में से क्वेश्चन आता है यूपी टेट में भी और सी टेट में भी। कई बार ये कंपैरिजन में भी पूछे गए हैं, बोन टू बोन को करने वाला कौन सा टिश्यू है। आपको ऐसे दे देंगे ऑप्शन में, इधर 1 2 3 4 और मैचिंग वाले क्वेश्चंस दे देंगे, और उधर इधर टिश्यू नेम, इधर मतलब आपको उनके फंक्शन दे देंगे। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा। तो आप मुझे मसल टू बोन बताओगे। चलो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि ये टी से बनता है, टी से, लेकिन बताओगे आप ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है। ठीक है, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर इन। ऑप्शन ए देखो पटेटो। देखो जो पटेटो है ना वो तो एक ट्यूबर से होता है इसमें तो। ठीक है, अब जो ऑप्शन 2 है राइजोफोरा। यस, राइजोफोरा जो है उसमें विविपेरी जरायुज अंकुरण में बीज पौधे से अलग होने से पहले ही माता पौधे पर अंकुरित हो जाता है। मतलब कि जो सीड्स होते हैं ना वो प्लांट पर ही क्या हो जाएंगे, अलग होने से पहले ही अंकुरित हो जाएंगे। यह है जो मेन मतलब विशेषता है, यह राइजोफोरा मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। देखो जो शुगर केन है उसमें स्टेम कटिंग से होता है, ये सबको पता है, और जो मैंगो है उसमें मेनली बीज अंकुरण होता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, फटाफट बताओ, सबको पता है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जूल। और ये क्वेश्चन भी कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, प्लीज़ इसको याद जरूर कर लेना, ऑप्शंस भी याद करना कि ये किसके मात्रक है। बाकी जो सभी है देखो, जो कैलोरी है वो ऊष्मा की इकाई, पारंपरिक इकाई है, एसआई नहीं है। और जो अर्घ है वो सीजीएस पद्धति की इकाई है, और जो वोट है वो पावर की एसआई इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 10 से बढ़कर 25 हो जाता है तो उस पर कार्यरत बल होगा। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकंड, देन वर्किंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। देखो, जो फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, सॉरी, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर। अब जो फोर्स है इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। जो फाइनल मोमेंटम है उसमें से हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो जो हमारा इसका सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5, ये कट के आएगा 3। देखो 3 कहाँ पर है, 3 यूनिट। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, खाना बनाने के बर्तनों में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह माइका इज यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज। देखो ऑप्शन ए, देखो क्या है इसका, ऑप्शन ए है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये रोंग है। ठीक है, क्योंकि रोंग क्यों है, क्योंकि जो माइका है ना वो क्या है, वो बैड कंडक्टर है दोनों का, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। क्लियर, तो ये हमारा आंसर क्या है, रोंग है। अब देखो बैड कंडक्टर है, इसने ये भी ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन 3 देखो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ही राइट है। ऑप्शन 4 में भी देखो क्या है, क्या दिया हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बट बैड, नो ये भी नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका क्या है, सही आंसर है। अगर दोनों का सुचालक होता तो सुरक्षित नहीं होता। क्लियर, विद्युत का सुचालक नहीं है और ऊष्मा का सुचालक भी नहीं है। सुचालक और कुचालक आई थिंक आपको पता होगा। सुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर और कुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सॉरी, गुड कंडक्टर होता है सुचालक और बैड कंडक्टर होता है कुचालक। आई थिंक यही बताया मैंने। ठीक है, आप देख लेना, हिंदी में भी है एमसीक्यूज, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ में आएगी, इसीलिए मैंने इनको कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। देखो जो 90 डिग्री है ये रोंग है, क्योंकि एक डिप मैग्नेटिक पोल पर होता है, इक्वेटर पर नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी देखो 45, ये भी रोंग है, और जो सी है वो भी है। इसका राइट आंसर है 0 डिग्री। देखो जो एंगल ऑफ डिप है ना, नतांक, इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप है ना वह कोण है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि एट मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है ना आर कंप्लीटली क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए वहां पर क्या होगा, जो एंगल ऑफ डिप है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 डिग्री पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्राकृतिक रबर का एकलक मोनोमर होता है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। ऑप्शन ए देखो क्या है, टेरिलिन। टेरिलिन तो पॉलिस्टर है, तो ये कट हो गया, ये नहीं है हमारा आंसर। अब ऑप्शन बी देखो, आइसोप्रीन। ऑप्शन बी, यस, यही हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। देखो जो नेचुरल रबर है ना वो एक पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है, और जो आइसोप्रीन का फॉर्मूला है वो C5H8 है।
क्लियर। इसका जो केमिकल नेम है वो भी आप नोट कर लीजिए, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। ठीक है। जब बहुत सारे आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पॉली आइसोप्रीन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब जो बाकी के हैं ना, देखो ओरलोन है। ओरलोन क्या है ये भी समझ लो, ये एक एक्राइलिक फाइबर है, तो ये भी नहीं है। और जो नियोप्रीन है ये एक सिंथेटिक रबर है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये सब पोलोमर है, ठीक है, मोनोमर नहीं है। और इन्होंने मोनोमर पूछा है, तो जो सी है, डी है और जो 1 है, सारे के सारे क्या है? पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सर्वाधिक क्वंथनांक वाला यौगिक कौन सा है? विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शन ए देखो, नियोपेंटेन। देखो जो नियोपेंटेन है ये क्या है? C5H12 इसका फॉर्मूला है। और सॉरी इसका फॉर्मूला नहीं है। विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये पूछा है ना इन्होंने। देखो मैं आपको थोड़ा एक वो बताती हूँ, एक इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेनली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी जो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्लियर। अगर स्टेट चेंज कंपाउंड है ना, जो स्टेट चेंज कंपाउंड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो ऑलवेज कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। अब हम देखो जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, ऑप्शन 1 देखो, नियोपेंटेन C5H12 है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है? ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? वो कम है। ठीक है। इसने पूछा है सर्वाधिक, ज़्यादा वाला, हाईएस्ट वाला, तो ऑप्शन ए हमारा कट हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, आइसोपेंटेन, ये क्या होता है? C5H12। तो जो आइसोपेंटेन है इसमें भी क्या है? ये क्या है? ये ब्रांच वाला है, लेकिन इसका भी इसमें भी ज़्यादा ब्रांचिंग है, लेकिन इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो कम है। ठीक है। अब ऑप्शन सी देखो, आइसोपेंटेन, जो आइसोपेंटेन है उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि ये भी, इसकी भी जो ब्रांचिंग है इसकी भी ज़्यादा। अब देखो नेक्स्ट जो है एन पेंटेन, जो एन पेंटेन है ये क्या है? ये स्टेट चेन का है। ठीक है। स्टेट चेंज का कैसे है? C5H12 कैसे है ये स्टेट चेंज का? देखो ऐसे है, इसकी जो चेन बनती है CH2 और CH3। ठीक है, ये सीधी बिल्कुल ऐसे चेन बनती है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो जब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो क्या होगा? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और मोर ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है। तो आप इनके जो फॉर्मूलाज हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है, उनको बहुत ध्यान से आप एक एक को करके देखना। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में खोजा गया। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू डिस्कवरी ऑफ। देखो जो रदरफोर्ड ने ना क्या किया था, थोड़ा आप इनके एक्सपेरिमेंट को समझो पहले। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उन्होंने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल शूट किए। ठीक है, किस पर किए? गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे ना वो सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ जो थोड़े बहुत थे वो मुड़ गए, बहुत कम पार्टिकल वापस लौट गए। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन मिला? कि जो एटम का अधिकांश हिस्सा है ना वो खाली स्पेस है। समझ रहे हो? एटम का जो अधिकांश हिस्सा है वो क्या है? खाली स्पेस है। पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से सेंट्रल पार्ट में क्या है? कॉन्सेंट्रेट है। और उस सेंट्रल पार्ट को क्या कहा इन्होंने? नाभिक, मतलब कि न्यूक्लियस। देखो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? परमाणु में नाभिक, न्यूक्लियस इन एटम। क्लियर? याद रखना इनका एक्सपेरिमेंट और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। इन्होंने
अल्फा पार्टिकल शूट किए थे किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल पर। क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से मुड़ गए, बहुत कम पार्टिकल वापस लौट आए। इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिला इनको कि जो एटम है उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो खाली स्पेस है, और जो पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से सेंट्रल पार्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। उस सेंट्रल पार्ट को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, परमाणु में नाभिक। और अदर ऑप्शंस क्यों है रॉन्ग, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने ये अलग से की थी, और जो एटॉमिक मास है इस एक्सपेरिमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं था। क्लियर। तो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट से एटम के न्यूक्लियस की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं पहले ना आपको एक थोड़ा ये समझाऊंगी कि जो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है ना वो क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जिसमें मिक्सचर का जो कंपोजिशन है ना वो हर जगह सेम हो, होमो हो मतलब कि, ठीक है। मतलब आप मिक्सचर के किसी भी पार्ट को लो, कंपोजिशन जो होगी आपको वो एक होगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एयर, सोल्ट वाटर, नमक का घोल, शुगर सॉल्यूशन। आंख से अलग अलग पार्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, मतलब कि जिसमें यूनिफॉर्म क्या हो, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बात आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को विषमांग मिश्रण भी बोलते हैं। इसमें जो कंपोजिशन होगी ना वो हर जगह सेम नहीं होगी, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स या लेयर्स दिखने को मिलेगी। जैसे कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑयल प्लस वाटर। आप देखना कभी एक एक्सपेरिमेंट करके ऑयल वाटर की अलग अलग लेयर मिलेगी आपको। सैंड और वाटर भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सैंड और वाटर की अलग अलग मिलेगी। नेक्स्ट देखो इन्होंने इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो अब हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो जो इसमें स्मोक है ना, ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, स्मोक धुआं, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और गैस होती है तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, तो ये इसका सही जवाब नहीं है। ऑप्शन बी देखो, मिल्क, मिल्क तो एक कोलोइड है, लिक्विड और लिक्विड, तो कोलोइड भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेली, जेली जो है वो क्या है, कोलोइड जेल है, ये भी हेट्रोजीनियस है। लेकिन जो हवा है, हवा क्या है, हवा एक एयर जो है गैसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर है, और N2O2 CO2 का एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट, बाकी सारे हेट्रोजीनियस है और जो एयर है वो होमोजीनियस है, और जो होमोजीनियस है वही हमारा राइट आंसर है। क्लियर, एयर हमेशा होमोजीनियस होगी और जो कोलोइड है वो हमेशा क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। क्लियर, तो आज की हमारी जो क्लास है वो हो गई है, कंप्लीट हुआ आज का हमारा सेशन। आई होप आप सभी को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो के एंड में उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी, वहां जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ऑल PYQs आपको वहां मिलेंगे 2011 से लेके 22 तक। और अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू PYQs के साथ या फिर न्यू टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।